दोस्त के घर या रिश्तेदार के घर या कहीं पर भी जाते होंगे या मूवीज में देखते होंगे, कहीं पर मैगजीन में देखते होंगे, तो कह रहे हैं ऐसा घर हो तो कितना अच्छा हो। तो एक एक इच्छा है आपकी, आज है नहीं लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है कि ऐसा घर, गाड़ी, जो भी अपना लाइफस्टाइल या किस तरह से अपने, मेरी फैमिली का स्टेटस, वो सब है पॉइंट बी। करेक्ट। तो जो आपने सोचा है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, तो उसके बाद की जो लाइफ है वो है आपका फ्यूचर। आप सोचते हो अगर वहां पहुंच जाऊं बस एक बार, तो उसके बाद फिर मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा या इस तरह का होगा। राइट। तो वो आपका फ्यूचर है। लेकिन ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आप सोच के देखिए, जो भी आज की डेट में आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी आपका रूटीन है, ठीक है, या जो भी विचार हैं, उन चीजों या हैबिट्स हैं, उन सब के साथ ही तो आप यहां पर आए हैं। पॉइंट ए, उसकी वजह से ही तो यहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसके अंदर बदलाव चाहिए, अपने स्टेटस के अंदर बदलाव चाहिए, अपने बैंक बैलेंस के अंदर बदलाव चाहिए, तो पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए, एक बदली हुई स्थिति में पहुंचने के लिए, क्या हमें अपने अंदर अभी और बदलाव करने पड़ेंगे या नहीं? जस्ट चेक योर सेल्फ, जस्ट आस्क योर सेल्फ, है ना, एक बार। क्योंकि ये ना ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रूटीन में नहीं सोच रहे होते हैं या अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे होते, बस एक फ्लो में चले जा रहे हैं। सुबह से उठ के एक रूटीन बनाओ ना, सुबह उठते ही ठीक है जी, नहाना धोना ऐसा करना, फिर ऑफिस के लिए भागना, ऑफिस में जाते ही पता है क्या क्या काम करने, पूरे दिन सुबह से शाम कैसे हो जाती पता ही नहीं चलता, फिर तो होश ही नहीं है ना, खड़ 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 पूरे दिन ऑफिस में काम चल रहा है, या जिस भी प्रोफेशन में आप वो काम संभाल रहे हैं। और फिर शाम को ट्रैफिक का, ट्रैवल का टाइम, घर पहुंचे, घर पहुंचते फिर वही रूटीन है कि हाँ ठीक है, कुछ खाना है, थोड़ा आराम करना है, थोड़ा फ्रेश होना है, थोड़ा टीवी देख लिया, कुछ भी काम कर लिया और फिर सो गए, फिर वही वही रूटीन है ना, गो टू ऑफिस कम बैक होम। तो वो वाली चीज करते करते कहीं ना कहीं ये वाली चीज हम रियलाइज नहीं करते या अपने आप से पूछते नहीं इस रूटीन के अंदर। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है, इसके ये मौका है इन बातों को थोड़ा विचार करने का, एक बार समझ लेने का कि यार, अगर मुझे, जो भी आज मैं हूं, जैसा भी कर रहा हूं, अगर ये ही करता रहा, तो बदलाव परिस्थिति में होगा कैसे? क्योंकि जो कर रहा हूं उसकी वजह से तो जो मिल रहा है, जो हो रहा है, वो हो ही रहा है। तो पॉइंट बी पर जाने के लिए ये तय है कि भाई, और आर यू द सेम पर्सन एज ऑफ नाउ एज यू वर बोर्न? तो हाँ, जब आप पैदा हुए थे तब ऐसे नहीं है, क्योंकि इतना कुछ आपने किया, बदलाव हुए, तो अब भी आपको बदलाव करने पड़ेंगे। राइट। तो ये चेंजेस के लिए, तो मतलब एक बॉटम लाइन है इसमें, जो लास्ट में लाइन होती है उसको बोलते हैं ना बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन इज दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अब ये वाला एक ऐसा फैक्ट है, ये एक ऐसी बॉटम लाइन है जो आपको अपने मन में धारण करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चेंज से बचे, अगर आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू चेंज, तो फर्स्ट पॉइंट पर ही ये तय हो गया कि इस बिजनेस में तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। राइट। और कोई भी आदमी जो चेंज नहीं करता है वो कामयाब नहीं हो पाता है। और इस पे एक यूएस के बड़े पुराने प्रेसिडेंट ने एक बार एक बात कही थी, इन दिस वर्ल्ड ओनली अ वेट बेबी वांट्स अ चेंज, नोबडी एल्स। यानी कि एक जो बहुत छोटा बच्चा है, जैसे जो अभी पैदा हुआ है ना, उसको डायपर वगैरह पहना रखा है, और वो वहां पर गीला हो चुका है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो रो रहा है कि अरे भाई चेंज कर दो इसको, है ना, डायपर चेंज कर दो अभी। तो उसको तो चेंज चाहिए। लेकिन एक बार जो जितने लोग बड़े हो चुके हैं, सब बड़े लोग क्या कहते हैं कि यार चेंज नहीं चाहिए, अभी जैसा हो गया हो गया, अब हम ऐसे ही हैं, अब यही हमारी आदतें हैं, हम बस यही परिस्थिति है। तो मतलब चेंज नहीं करना चाहते हैं लोग। और इसीलिए ज्यादातर लोग जिसको कहते हैं मैंगो पीपल, आम जनता, आम लोग, तो वो खास बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ खास चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बस चेंज नहीं होना चाहते, इसलिए वो चीजें चेंज नहीं होती, उनकी परिस्थिति चेंज नहीं होती है। राइट। तो सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि यू नीड टू चेंज। राइट। सो दिस बिजनेस इज अ जर्नी ऑफ चेंज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये बिजनेस ही अपने आप को चेंज करने का है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने का है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट कुड बी द चेंजेस?
चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब आप लोग खुद सोचिए, है ना, एक बार अजम्पशन करिए सब अपना, जो लिख रहे हैं तो थोड़ा सा एक 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 वर्ड का इशारा लिख भी सकते हैं अपने पास, या मन में सोच सकते हैं क्या चेंजेस आपको लगता है कि होने चाहिए, किस किस लेवल पर चेंजेस होने चाहिए, क्या चेंजेस करें कि मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊं। जस्ट कुछ भी ऐसा आप सोच के देखिए क्या चेंजेस होने चाहिए, कुछ पॉइंट लिख सकते हैं आप अपने अंदाजे के लिए। तो मैं आपको बताता हूं, चेंजेस दो तरह के होते हैं, राइट। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल चेंज। इसको दो कैटेगरी में हम बांट लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज। अब इंटरनल चेंज मतलब जैसे कि माइंडसेट है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका विचार है, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो सोचने का तरीका है, ठीक है, इसको बोल देंगे इंटरनल चेंज। और एक्सटर्नल है एक्शंस, जो भी आप बाहर से किसी को भी देख सकते हैं, कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन में आ रहा है, कोई एक्शन ले रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो है एक्सटर्नल चेंज। अब इसके ऊपर भी सोच के देखिए आपको क्या लगता है, इंटरनल चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सटर्नल चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सोचने की बात है, सोच के देखिए, आप लोग अपने पास लिख सकते हैं। इंटरनल चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट वैचारिक तौर पे, माइंडसेट के लेवल पे, या बाहर से जो एक्टिविटी वाला पार्ट है, जो दिखते हो, आप कैसा दिखते हो या कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट दोनों हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आदमी बोले मैं सिर्फ इंटरनल चेंज कर लूं, एक्सटर्नल कुछ भी ना करूं, यानी कि एक्टिविटी कुछ ना करूं, वो बना चले। कोई आदमी बोले मैं सिर्फ एक्टिविटी कर लेता हूं, कैसा दिखना है कैसा करना है वो बताओ, लेकिन इंटरनल तो भाई हम जैसे विचार है वैसे ही रख लेंगे, तो वो भी नहीं चले। यानी कि इंपॉर्टेंट दोनों हैं, लेकिन दोनों में से जो फर्स्ट नंबर है, जो सबसे पहले है, वो है इंटरनल चेंज। ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज, माइंडसेट, ठीक है, थॉट प्रोसेस है। विदाउट इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज इज ऑफ नो यूज। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर रिश्ते की बात चल रही है, लड़के लड़की की बात चली कि भाई रिश्ते वाले आने वाले हैं या ऐसी शादी की बात चल रही है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले इधर इधर से चेंज होगा कि हाँ, आप मान लेते हो इस चीज़ को कि हाँ मुझे शादी करनी है, ये अभी तक नहीं थी, और अभी तक कुछ था कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी पढ़ाई करनी है, अभी ये करना है वो करना है, तो तब तक इधर सोच रखा था नहीं करना है। तो ये चेंज करना पड़े पहले, तो आप माने कि हाँ अब कर लेते हैं, है ना। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बोलते हैं नहीं ठीक है अभी पढ़ाई हो गया, जो भी हो गया, किसी टाइम पर आप बोलते हैं कि ये इंटरनल चेंज है, तो आपने इंटरनली चेंज किया कि यस आई एम रेडी, एंड यू से यस टू योर पेरेंट्स कि हाँ आप ठीक है कोई रिश्ते के लिए आ रहे हैं तो देख लेते हैं, आप बुला लो। लेकिन जिस टाइम पर ये डिसाइड हो गया और आपने हाँ कर दिया, इंटरनल चेंज हो गया, तो उसके बाद फिर शुरू होता है एक्सटर्नल चेंज, क्योंकि आपको पता है कि अब वो देखने वाले आने वाले हैं, लड़की वाले या लड़के वाले। तो फिर आप एक्सटर्नल चेंजेस करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के प्रेजेंटेबल दिखने के लिए हेयर कट करवाना या पार्लर जाना या कुछ भी करके, मतलब एक्सटर्नल चेंज की तरफ कि आप अच्छा दिखें। तो वो एक्शंस आपने लिए कि आप पार्लर गए या कपड़े खरीदने गए, है ना, फिटिंग देखी, ऐसा वैसा सब कुछ देख के ट्रायल किया, ये सारे हैं एक्सटर्नल चेंज। तो बाहर से चेंज करने के लिए अपने आप को, तो वो सब एक्शंस लिए गए। तो इंटरनल पहले होगा, उसके बाद एक्सटर्नल होगा। अगर इंटरनल ही नहीं हुआ और आपने एक्सटर्नल कर भी लिया, तो उसका यूज़ क्यों नहीं है कि अच्छे कपड़े सब कुछ करके बैठ के सामने बैठ के आप करें, शादी तो करनी नहीं है ना, तो फिर भी कुछ भी उठ पटांग बातें कर लेना और कुछ भी करके भगाई देंगे रिश्ते वालों को, तो उसका कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, राइट। ये लगता है कुछ प्रॉब्लम आए इसमें। लेट मी रीस्टार्ट दिस। एक मिनट, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ।
ओके, आ गई स्क्रीन वापस से। परफेक्ट सर। सही। ओके, तो अब पहले समझ लेते हैं इंटरनल चेंजेस को। कि इंटरनल चेंजेस किस किस तरह के हो सकते हैं या होते हैं। एक इंटरनल चेंज होता है वाई, एक होता है फेथ एंड बिलीफ, और एक होता है प्रायोरिटीज। ये आप नोट कर सकते हैं। तीन तरह के इंटरनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब इन पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनल चेंज, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो इतना स्लो स्लो आता है सामने। इधर बटन दबाते खड़क से आ जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट इंटरनल चेंज वाई। हम्म तो वाई से आप समझ लीजिए भाई रीजन, या जिसको कह सकते हैं ड्रीम। हम्म कंपेलिंग रीजन जिसको बोल सकते हैं। तो अगर आपका वाई ही क्लियर नहीं है तो कोई भी काम दुनिया में नहीं किया जा सकता, और ये बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और ये बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, जितने भी लोग आए और अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये कारण था कि उन लोगों का वाई क्लियर नहीं था। वाई क्लियर ही नहीं था, तो बिजनेस में आए भी, देखा भी, सिर्फ हाउ के ऊपर अटक कर रह गए कि कैसे करना है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे किसी को साइन अप करें, कैसे पैसा बनेगा। हाउ के ऊपर अटक के रह गए, वाई के ऊपर काम किया ही नहीं। राइट। अब वाई के ऊपर जैसे मैं देखो शेयर करता हूँ आपके साथ एक स्टोरी। मान लेते हैं अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपको ना जयपुर जाना है। हम्म और मैं बोलता हूँ आपके जयपुर जाने के लिए मैंने गाड़ी भी अरेंज कर दी है, ड्राइवर अरेंज कर दिया, पूरा पेट्रोल वेट्रोल सब फुल कर दिया उसके अंदर, और जयपुर में पूरा आपका स्टे का भी इंतज़ाम कर दिया है, सब कर दिया है। तो अभी आप चले जाओ उधर। ठीक है। तो क्या होगा, आप सोच में पड़ जाओगे भाई क्यों जाना है, क्या करेंगे। ठीक है, सब कुछ आप फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन ऐसा भी मतलब क्यों जाना है। ठीक है, ट्रैवल करने का टाइम लगेगा, सब लगेगा, और कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ जाके मतलब बैठ के क्या करना है ना। जैसे कि अगर आप घूम चुके हो पहले, कभी आदमी कोई फर्स्ट टाइम आएगा तो हाँ भाई अच्छा घूम लेंगे, लेकिन आप घूम चुके हो, दो चार बार जा चुके हो, तो अब क्यों जाना है, रीज़न क्या है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सुनो, अगर आप अभी अभी शुरू करके और 3 घंटे के अंदर अंदर अगर जयपुर पहुंच गए, ये फलाने एड्रेस के ऊपर पहुंच गए 3 घंटे के अंदर, तो आपको वहां पर 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। कंडीशन सिर्फ ये है कि 3 घंटे के अंदर पहुंचना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब अगर रीजन बड़ा क्लियर है कि जयपुर क्यों जाना है भाई, कि वहां पे 5 करोड़ रुपए मिल जाने हैं, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन, हाँ ठीक है, हम कहानी के तौर पे बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन के तौर पे बात कर रहे हैं, ऐसा फिल्मों में ही होता है। एक फिल्म भी आई थी बड़ी पुरानी हमारे ज़माने की, नसीरुद्दीन शाह की मूवी थी, उसके अंदर ऐसा भी कुछ होता है। उस टाइम के 30 करोड़ या पता नहीं 300 करोड़, 300 करोड़ की कोई ऐसी कंडीशन होती है, आप देखना कहीं मिले तो वो मूवी, कि ऐसा बस उसको बोल दिया कि तुम ऐसा ऐसा कुछ कंडीशंस उसको बताइए, ऐसा करोगे तो 300 करोड़ मिल जाएंगे। तो बड़ी मज़ेदार मूवी है। तो अगर रीजन क्लियर हो गया कि जयपुर अगर जाना है और वहां पर जाकर अगर 5 करोड़ मिल जाएंगे, तो भाई साहब फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको कि रास्ता किधर से है, कौन सा रूट पकड़ना है, गाड़ी का इंतजाम कैसे होगा, कौन सी गाड़ी किस ड्राइवर को पकड़े, है ना, पेट्रोल का डीजल का इंतजाम कैसे होगा। फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। आप अपने आप सारी चीजें रास्ते ढूंढ लोगे, और खटाखट ढूंढोगे, फटाफट ढूंढोगे, और बेस्ट से बेस्ट ढूंढोगे, और यू विल मेक श्योर कि 3 घंटे से पहले पहले वहां पहुंच जाओ। क्योंकि अब रीजन बड़ा स्ट्रांग हो गया कि भाई साहब बस पहुंचना ही है, और 5 करोड़ मिल जाएंगे। राइट। तो एक अगर रीजन की क्लैरिटी है और स्ट्रांग रीजन है, तो ही कोई चीज में आदमी उतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी और वो सब डालेगा। ठीक है, बिना उसके नहीं। या फिर अगर मैं ये कहूँ जैसे मेरे पीछे एक दीवार है, और मैं आपको कहता हूँ कि यार आज की डेट में आपको दीवार अगर तोड़नी नहीं आती है तो मैं आपको स्किल सिखा देता हूँ कि एक दीवार को कैसे तोड़ा जाता है, उसकी पूरी टेक्निक वगैरह सब कुछ है ना, और इसके लिए कुछ औजार वगैरह भी पूरे
है ना, हथियार कोई चीज़ें ऐसी ऐसी दे देंगे, टूल्स दे देंगे कि जिससे कि आप दीवार को तोड़ पाएंगे। राइट। तो अब मैं आपको बोलता हूँ यार स्किल सिखा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, औजार दे दी, तोड़ दो इसको। तो आप कहोगे यार ठीक है, स्किल सीख ली, सब कुछ हो गया, लेकिन तोड़ क्यों देना है दीवार, ये वाली दीवार क्यों तोड़ देनी है, ऐसे ही थोड़ी मतलब कहीं भी बस लग जाओ और दीवार तोड़ दो। तो भाई नहीं तोड़ेगा कोई भी आदमी। लेकिन अब अगर समझो मैंने आपको कोई स्किल नहीं सिखाई, कोई टूल भी नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं अगेन इमेजिनेशन, कि इस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है, और उस रूम में, इस दीवार के पीछे जो रूम है जिसमें आपकी फैमिली है, उसके अंदर आग लग गई है, और अगर जल्दी से जल्दी इस दीवार को नहीं तोड़ा गया तो वो नहीं बच पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है निकलने का, और कोई तरीका ही नहीं है, दीवार ही तोड़नी पड़े। अब क्या करेंगे आप? क्या अब आपको किसी स्किल की जरूरत है? क्या आपको अब किसी औजार की जरूरत है? आप कोई भी चीज को उसी टाइम चाहिए, शीशा है इसको तोड़ के कैसे भी इसी का औजार बना के इसको दीवार को तोड़ेंगे, या कुर्सी से या कोई भी चीज को आप हथियार बना लेंगे, चाहे आपको अपने हाथों से तोड़ना पड़े, कुछ भी करके, लेकिन अब आप उसके अंदर 100% एफर्ट मारेंगे कि कैसे भी करके ये दीवार तोड़नी है। क्यों? क्योंकि वाई बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मालूम है कि पीछे फैमिली है, अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया और अगर मैंने कुछ भी करके अगर ये दीवार को नहीं तोड़ा तो भाई वो नहीं बच पाएंगे। तो रीजन, तो लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा रीजन जब तक नहीं है, या फिर इसी के लिए एक और स्टोरी है। अगर जंगल के अंदर कोई खरगोश है, राइट, और वो जा रहा है मस्त अपना सुबह उठ के, लेकिन देखता है कि भाई सामने से आ रहा है भेड़िया। अब भेड़िया क्या है, कई दिन से भूखा है। अब कई दिन से भूखा है तो उसकी भी नजर पड़ गई कि वाह भाई वाह मजा आ गया, तो खरगोश दिख गया, अब तो इसका शिकार करेंगे, खाएंगे। अब वो पीछे पड़ जाता है, लेकिन अब जब वो भाग रहा है, अब वो भागे जा रहा है खरगोश के पीछे, अब खरगोश भी पूरा दम लगा के ताकत लगा के भाग रहा है, और भेड़िया भी भाग रहा है। अब भागे जा रहे, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहा उसको। बहुत देर दौड़े, अब दोनों थोड़े थक गए, अब जैसे खरगोश तो रुकना है, उसने देख लिया भेड़िया रुक गया, तो भाई वो भी रुक गया, वो भी थोड़े सांस ले ले। लेकिन जैसे वो भागना शुरू करता है वो फिर भाग लेता है। तो कुछ भी करके वो इतने एफर्ट मारता है, इतने घंटे तक पीछे पड़ा रहता है, कैसे भी करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा खरगोश को। अब जब बिल्कुल ही थक जाता है ना, उसको कह रहा है खरगोश को, भाई रुक जा तो 2 मिनट रुक जरा, है ना, मैं नहीं पकड़ रहा तेरे को, तो रुक जा 1 मिनट। खरगोश भी अपना प्रॉपर डिस्टेंस थोड़ा लेके रुक गया। तो भेड़िया उससे पूछता है यार तू एक बात तो बता दे, देख तू मानता है कि तेरे से साइज में मैं बड़ा हूं, राइट? खरगोश कहता हाँ बिल्कुल भाई, तू बड़ा है मेरे से साइज में। क्या ना, मैं तेरे से ज्यादा खूंखार हूं, मेरे पंजे हैं, है ना, मेरे दांत देख, सब कुछ करके मेरे अंदर, शरीर के अंदर ताकत ज्यादा है। ठीक है। वो कह रहा है हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तेरे अंदर शरीर के अंदर ताकत ज्यादा है ना, कहना मेरी टांगे भी देख कितनी लंबी है तेरे से। ठीक है। तेरे तो छोटे छोटे पैर हैं। तो कहना जब सारे एडवांटेज मेरे पास हैं, और मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं तेरे को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, तो ये क्या कारण है कितनी देर से मैं तेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पकड़ पा रहा हूँ? क्या चक्कर है ये, मतलब कैसे हो रहा है ये बता दे बस तू मेरे को। तो खरगोश कहता है कि भाई देख, बात ऐसी है, तू दौड़ रहा है अपने खाने के लिए, है ना, जस्ट फॉर योर फूड, कि अभी खाना मिल जाए तो तुझे कुछ भूख शांत हो, तृप्ति मिले। कहना लेकिन मैं दौड़ रहा हूं अपनी जान बचाने के लिए। तो हम दोनों के दौड़ने का जो रीजन है, तुम्हारे पास अपना रीजन है, तुम भी भागे जा रहे हो, मैं भी भागे जा रहा हूं, दोनों दौड़ रहे हैं, इतनी देर से दौड़ रहे हैं। तो तुम्हारे पास भी अपना रीजन है, मेरे पास भी अपना रीजन है, लेकिन मेरा रीजन ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तुम मुझे नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम्हारा रीजन मेरे रीजन से कमजोर है, इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हो। तो रीजन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रांग रीजन। खरगोश अगर उसको पता है कि बेटा अगर तू पकड़ा गया तो तुरंत मारा जाएगा, उसके लिए तो सिर्फ एक टाइम का खाना है, छूट भी गया तो कोई बात नहीं, फिर कोई और देख लेगा, इधर नहीं उधर नहीं, कुछ दिन बाद, क्योंकि काफी दिन तक सर्वाइवल कर ही लेते हैं जंगली जानवर, नहीं भी खाना मिले तो उसके लिए तो ठीक है, छूट गया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे को पता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं पकड़ में आ गया तो अभी के अभी मारा जाऊंगा, और यहीं पे एंड ऑफ स्टोरी है, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इतना क्योंकि उसका स्ट्रांग रीजन है, इसलिए। ठीक है। तो इसलिए आपको अपना वाई ढूंढना है, स्ट्रांग वाई ढूंढना है।
ठीक है। और जब तक इस चीज के ऊपर मंथन नहीं करेंगे, मैं इतना क्यों इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूं, कि अगर ये वाला इंटरनल चेंज कर लिया ना, तो आधी से ज्यादा जंग तो यहीं जीत लिया आपने। क्योंकि ये ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। तो आपको इस वाले बिजनेस में क्या देखना है, कि आपका इस बिजनेस में आने का रीजन क्या है, क्यों आप बिजनेस में हैं। आपकी लाइफ जैसी चल रही थी, जिस भी परिस्थिति में थी, जो भी आप ऑलरेडी प्रोफेशन में थे, लेकिन ये वाला बिजनेस शुरू करने का रीजन क्या है, वो रीजन आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। राइट। तो कंपेलिंग रीजन ढूंढना है इसके लिए। ये क्या चक्कर है, क्या ये फिर से बंद हो गया इस पॉइंट के बाद? देर वॉज अ प्रॉब्लम विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वी अपोलोजाइज फॉर द कन्वीनियंस। ओके, आई ऑल्सो अपोलोजाइज टू यू। हम्म। फिर से शुरू करते हैं। रुकावट के लिए खेद है। लेट मी इसको स्टॉप शेयर करते हैं। फिर से हम इसको बंद करके, आप सब लोग जब तक अपनी जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिवाइज करते रहें। रीस्टार्ट अगर नहीं किया ना सर बहुत दिन से मैकबुक, तो ये हम्म। प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार ऐसा हो जाता है, बंद करके रख देते हैं ना हम। रीस्टार्ट तो मैंने अपने आप को ही बहुत दिन से नहीं किया है, चले ही जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर थे हम। करेक्ट। अब हम आएंगे वापस से इसके ऊपर और करेंगे शेयर डेस्कटॉप। अब देखो, आया। जी। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड इंटरनल चेंज, फेथ एंड बिलीफ। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? अगेन अपने अपने मन में सोचें सब लोग, फेथ एंड बिलीफ में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। एक बड़ी मजेदार बात है, एक बार मैंने किसी को पूछा कि क्या डिफरेंस इन दोनों में, तो कहते हैं सर एक लड़का एक लड़की है। क्योंकि फेथ आस्था है और बिलीफ विश्वास है, तो आस्था और विश्वास। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया। खैर ऐसा नहीं, मजाक की बात। लेकिन फेथ एंड बिलीफ, हम्म, आस्था और विश्वास में क्या फर्क है, समझ के देखिए। अगर, चलो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं, इसके स्टेजेस से। गॉड, अगर हम भगवान की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, भगवान में आस्था होती है। ठीक है। कि जैसे हमें बताया जाता है बचपन से, मंदिर लेके जाते हैं या स्टोरी सुनाते हैं भगवान जी की, रामायण सुना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा बता रहे हैं कि भाई आस्था रखो, ऐसे भगवान होते हैं। है ना, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं, ये पावर्स होती हैं, ये सुपर नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये ऐसा होता है, तो आस्था रखो। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि ठीक है, हम भी धीरे धीरे ऐसा आस्था रख लेते हैं कि हाँ भगवान जी को नमस्ते, और ऐसा बिल्कुल है सब। अब लेकिन विश्वास डे वन पर नहीं हो रहा है ना, कि बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल भगवान है ही। तो सिर्फ आस्था है, कि आस्था रखनी चाहिए, है ना, होंगे जरूर, जब सब बोल रहे हैं तो। लेकिन जब आपको ऐसी आस्था थी, और कभी आपका एग्जाम था या कोई बुरा टाइम था, और उस टाइम पर आपने भगवान जी से प्रे किया, क्योंकि आस्था थी कि अरे भगवान जी मेरे को बस ये वाला एग्जाम अच्छे से करवा देना, ये वाला टॉपिक बस ना आए, या ये वाले चैप्टर आ जाएं, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, मेरी तैयारी है। कुछ भी करके आपने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया बड़ी आस्था के साथ, कि भगवान जी प्लीज़ ऐसा कर देना। और आप गए और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही सब आया, या वो वाली चीज़ें जो आपने मांगी थी वो हो गई, वैसी हो गई। तो वहां से आपके अंदर आया विश्वास, कि यार सही, यार भगवान जी को हमेशा बोलते थे सच्चे मन से प्रे करो, बिल्कुल ऐसे शिद्दत से ऐसे करो, तो मतलब कुछ मिलता है, भगवान होता है और सुनता है। तो वहां से कहीं ना कहीं विश्वास हुआ। राइट। तो पहले
आस्था होती है, आस्था रखनी होती है, पूरी आस्था रखनी होती है, तो उसके बाद विश्वास होता है जब कुछ उसमें हो जाता है। राइट। इसी तरह से अपने आप के ऊपर भी होती है, ठीक है, अपने खुद के ऊपर आस्था रखनी होती है। आप कहते हो कि नहीं यार मैं अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, और फिर आप मेहनत करते हैं, और वो जब आपने कहा कि हाँ मैं मेहनती बनूंगा और मैं हूँ मेहनती, और ऐसे करते करते जब आपने कर लिया और सक्सेसफुल हो गए, तो आपका विश्वास आ गया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, यार मैं कर लेता हूँ यार, ऐसा नहीं है, है ना, मैं मेहनत करता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, होता है मेरे साथ, अच्छा होता है। तो ये फिर विश्वास, और ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे उसके साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो विश्वास बढ़ता चला जाता है सेल्फ के साथ भी। इसी तरह से अगर अब हमने ये जो पैटर्न देखा कि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर पहले आस्था होगी तो विश्वास आएगा, तो इसी तरह से बिजनेस, ये जो बिजनेस है, तो डे वन पर आपको विश्वास नहीं आ गया, पहले ही दिन जब आपके रेफरर ने, जिसने भी आपको बिजनेस में रेफर किया, ये अपॉर्चुनिटी शेयर की, ये बिजनेस है, ऐसा है वैसा कुछ भी करके कॉन्सेप्ट है, तो आपको डे वन पे बस देखते ही विश्वास नहीं हो गया कि हाँ यार डन है यार, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को यार, चलो शुरू करते हैं। लेकिन बस आप आस्था रख लेते हो कि नहीं यार ये आदमी ठीक है, मेरा इस तरह का इससे रिलेशन है, ये खराब आदमी नहीं, मेरा अच्छा ही चाह रहा होगा, कुछ अच्छा ही बता रहा होगा, तो ना मान लेते हैं, ये बोल रहा है तो मान लेते हैं, आस्था रख लेते हैं इस चीज़ पे कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली जब आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें कन्वर्जन होती हैं, आप होते हुए देखते हैं आपके साथ होता है, तो फिर आपको विश्वास बनता है कि नहीं यार, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बता रहे हैं कि अच्छा है, केमिकल फ्री है, यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद विश्वास हो गया, नहीं यार यूज किया है बिल्कुल, है ना, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप किसी को इतना स्ट्रांगली रिकमेंड कर देते हो सामने, राइट। तो उस तरह से इसी तरह से सिस्टम के ऊपर आपको बताया गया है कि नहीं यार, सिस्टम इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, सिस्टम बहुत जरूरी है, आपको जरूर होना चाहिए सिस्टम के अंदर, मेक श्योर करना चाहिए, कुछ भी हो जाए सिस्टम में जरूर 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 अटेंड करना है। आपकी टीम का हर एक आदमी, जो भी आदमी ये बोल रहा है कि यार मेरे को बिजनेस में कामयाब होना, तो आप उसको बोल रहे हैं कि भाई सिस्टम जरूर अटेंड करना है, तो शुरू में बोलना ही पड़ेगा, ये आस्था रखनी पड़ेगी कि यार जरूरी है, तो इतना बोल रहे हैं तो होगा ही, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली जब आप उसको अटेंड करते चले जाते हैं, उसमें से लर्निंग लेके उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं, वहां से जब आपको रिजल्ट मिलता है, तो ये विश्वास आता है कि नहीं यार ये बिल्कुल बिल्कुल गूढ़ विश्वास आपका बन जाता है इस चीज के ऊपर कि नहीं यार सिस्टम बहुत जरूरी है, इसमें जितनी भी मेरी टीम है सबको होना चाहिए, सबको बैठना चाहिए, बिल्कुल विदाउट फेल इसको अटेंड करना चाहिए, और विदाउट फेल इसमें से लर्निंग जरूर लेनी चाहिए, 100% अलर्टनेस के साथ बैठना चाहिए, पूरे पॉइंट नोट करने चाहिए, या मेरे को बिल्कुल इतना ध्यान से सुनूं और उसको इम्प्लीमेंट करूं। तो ये करने से तो पहले इस चीज पे आस्था रखनी पड़े, और तो फिर ग्रेजुअली उस पर विश्वास आएगा, सिस्टम के ऊपर, अप्लाइंग के ऊपर, टीम्स के ऊपर, राइट। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज है। तो चेंज क्या है कि आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, ये एक परिस्थिति है। अब हमें चेंज क्या करना है कि आस्था रखेंगे इन सब चीजों के ऊपर, ग्रेजुअली उसके ऊपर करते करते वो विश्वास में कन्वर्ट होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो अविश्वास की स्थिति से विश्वास वाली स्थिति पर आना, राइट। आज सब लोग इस चीज के लिए थोड़ा तैयार रहे, ट्रेनिंग थोड़ी लंबी जाएगी। थर्ड, इंटरनल चेंज, प्रायोरिटीज, ठीक है। तो प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, और इस बिजनेस को करने के समय पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज क्या है। तो सबसे पहले गॉड, यानी कि ठीक है, सबसे पहला नंबर भगवान का आ रहा है, ईश्वर का आ रहा है। और इसको मैं ये कहूं कि जो भी आप अपनी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह उठते ही आपकी दिनचर्या है, तो वो सबसे पहले है, राइट, आपकी लाइफ के अंदर उसका स्पेस सबसे पहले है। या इसको मैं साथ में ये कह दूं, कुछ लोग अगर कोई नास्तिक भी है, या कोई अगर भगवान में विश्वास नहीं भी कर रहा है या नहीं मानता है, तो इसको मैं साथ में बोल सकता हूँ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को जो आदमी मानता है, तो इंसानियत सबसे पहले है, ठीक है, राइट। मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं बिजनेस के काम से ही जा रहे हैं, अपना दार्जिलिंग नाइन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करने के लिए किसी काम से जा रहे हैं, और उसमें अगर आपको रास्ते में कोई एक्सीडेंट है या कोई बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है जो आपको समझ में आता है कि यार ये हेल्प करनी चाहिए, इंसानियत के नाते कुछ करना चाहिए, तो वो पहले, बिजनेस बाद में, राइट, या कोई दूसरी चीज बाद में, सबसे पहले इंसानियत है। तो इसलिए नंबर वन पर गॉड या ह्यूमैनिटी, ओके। सेकंड नंबर पर होना चाहिए फैमिली आपकी लाइफ के अंदर।
तो फैमिली की प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को समझना है कि फैमिली आपका रीजन होना चाहिए बिजनेस करने का, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इस बात का फर्क समझिए। फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फैमिली रीजन होना चाहिए कि भाई मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ करना है ना, अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कुछ करना है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऐसा कुछ करना है। तो वो क्योंकि मेरे को उनकी अच्छी एक लाइफ देनी है, इसलिए मुझे मेहनत करनी है, इसलिए मुझे बिजनेस करना है। करेक्ट। लेकिन एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर अपने अपलाइन को बोल रहे हैं कि भाई इस हफ्ते या आज के दिन मैंने जो एक्टिविटीज आई वॉज सपोज टू डू, जो मुझे करना था, है ना, सिस्टम अटेंड करना था, या मुझे अपनी क्लोजिंग करनी थी, मुझे अपनी कॉलिंग करनी थी, मीटिंग्स करनी थी, है ना, सिस्टम काउंट बताना था, राइट, मुझे अपना क्लिक बताना था, तो वटेवर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी जो मुझे करना था, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी वाइफ को हेडेक था, मेरे बच्चे को बुखार था, राइट। तो उसको रीजन के तरीके से देखो। अगर बच्चे को बुखार है, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वट एवर नीड्स टू बी डन वो आपको जरूर पहले करना चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है फैमिली, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना तो जरूर लेकर जाओ उसको। अगर आप हेडेक ही है तो सर दबाने से अगर ठीक हो रहा है तो सर दबा दो। आपको लग रहा है नहीं सर दबाने से ठीक नहीं हो रहा, तो कोई दवाई देनी है दवाई दे दी, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, राइट। तो ये वाली चीज मैं कह रहा हूं कि उसको बस एक्सक्यूज बनाकर आप बोल दो मैं पूरे दिन गायब था, जबकि प्रैक्टिकली आप वहां बैठकर टीवी देख रहे थे, या आप भी सो गए थे, आप भी रिलैक्स कर रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे, किया जा सकता था, चीज मैनेजेबल थी, एक्टिविटी की जा सकती थी जो बिजनेस के लिए थी। लेकिन उसको आपने अपलाइन को ऐसा बोल दिया, फैमिली को एज ए एक्सक्यूज। देखो अपलाइन कभी भी इस चीज के बीच में नहीं आएगा। अगर आप बोल रहे हो कि फैमिली का नाम लेकर कुछ भी बोलोगे तो वो स्पीचलेस है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता कि भाई ठीक है अगर ऐसा ही था तो अभी क्या करेंगे, जो बेस्ट है तुम देखो समझो। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि फैमिली रीजन होनी चाहिए, उनके लिए करना है, लेकिन उनको एक्सक्यूज बनाकर काम में कमी नहीं करनी है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। थर्ड प्रायोरिटी शुड बी द जॉब, करंट जॉब, करंट प्रोफेशन जो आप कर रहे हैं वो थर्ड प्रायोरिटी है, क्योंकि आज उसकी वजह से ही ब्रेड एंड बटर आपका चल रहा है, उसका आपका घर चल रहा है। तो वो आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस पर फोकस करना है 100% एफिशिएंसी से। वट एवर नीड्स टू बी डन वो पूरा आपको काम अपनी जॉब के अंदर करना है, पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है। और फिर ये सब होने के बाद चौथे नंबर पर है दार्जिलिंग का बिजनेस, नेटवर्किंग का बिजनेस आपका। ये प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर बड़ा क्लैरिटी है कि चौथे नंबर पर आता है, राइट। लेकिन अब यहां से आगे मैं कुछ भी किस लिए नहीं लिख रहा हूं कि अगर इसके बाद अगर दार्जिलिंग नाइन का नाम, इस बिजनेस का नाम आपके जीवन में अगर चौथे की बजाय पांचवें, छठे, सातवें कहीं पर भी है, चौथे के बाद कहीं पर भी है, फिर ना हो पाएगा, ये तय है। अगर आपने कर दिया कि नहीं तीसरे के बाद चौथे नंबर पर तो मेरा फन है, मुझे बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर या पार्टीज पर जाना है, कहीं के किसी भी मतलब किसी चीज में उस तरह से जाना है कैजुअल चीज के अंदर, या मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे सोना है, अपने शौक पूरे करने हैं, मुझे फुटबॉल क्रिकेट खेलना है, कुछ भी करना है, मतलब वटेवर, कुछ भी अगर चौथे नंबर पर है तो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना मुश्किल है। क्योंकि चौथे नंबर पर रहेगा, ये सारी तीन चीज करने के बाद तो ही इसमें कामयाबी की चांस है, अदरवाइज नहीं होगा। ये थंब रूल है, इसको सीरियसली समझ के चलना। जस्ट चेक योर सेल्फ, है ना। आप अपनी लाइफ में ऐसा बोल देने के लिए नहीं नहीं सर मैं तो बिल्कुल एकदम ऐसा, बोल देना अलग है, जस्ट रियलाइज इट डेली बेसिस पर, है ना। जस्ट एक बार चेक ही कर लो, एक बार ऐसा करके कि आज पूरे दिन के अंदर मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से बिजनेस के ऊपर मैंने किसको रखा। लो जी लो, आज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन के रहेगा। मैं इसका एक तरीका निकालता हूँ, रुको। इस बार मैं इसको स्लाइड शो की तरह ना चलाकर, अब देखो मैं इसका दूसरा तरीका निकालता हूँ। राइट, लेट अस सी ये वाला फॉर्मूला काम करता है कि नहीं।
अगेन शेयर। ये देखो, हुआ शेयर? यस और नो? जी। ठीक। अभी ये वाले फॉर्मेट से करता हूँ, ठीक है। हो सकता है, मेरा अंदाजा है कि ये इसमें, अगर इस पे लोड ज़्यादा आ रहा होगा तो उसकी वजह से। शायद चल जाए। हाँ, अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। ओके। एक्सटर्नल चेंज। एक्सटर्नल चेंजेस के अंदर क्या है? देर आर थ्री गोल्डन रूल्स, सम डूज ऑफ द बिजनेस, सम डोंट ऑफ द बिजनेस। लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। ओके, एक्सटर्नल चेंज के बात कर लेते हैं। जब इंटरनल चेंजेस सारे हो गए, माइंडसेट हो गया, प्रायोरिटीज हो गई, सारी चीज हो गई, अब काम करने की जब बात आती है तो क्या काम करें? तो सबसे पहला, प्रिपेयरिंग द लिस्ट। लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम ड्रीम लिस्ट। और इसके ऊपर क्योंकि हम पूरा सेशन कर चुके, सिस्टम के अंदर ही सेकंड नंबर का जो सिस्टम हुआ था वो ड्रीम्स के ऊपर ही हुआ था, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और उसमें मैंने बताया भी था कि 20 ड्रीम्स लिखनी है, और 20 ड्रीम्स को लिखने का, अचीव करने का, तो उसका एक तरीका भी हमने बताया है। स्मार्ट तरीका होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होनी चाहिए। जितना स्पेसिफिक होंगे ड्रीम लिखने में, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ फिगर्स डली होनी चाहिए, है ना। मेजर जिसको कर सकें, जैसे अगर टाइम को मेजर कर सकें, कितने टाइम में होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, वो सब मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं लिख देना कि भाई साहब बिजनेस शुरू कर दिया, पोटेंशियल इतना ज्यादा है, मेरे को तो अगले महीने ही फरारी लेनी, है ना। मतलब ऐसा कोई बात करेंगे जो अचीवेबल हो। थोड़ा टफ हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं लिख देंगे, है ना। जिसकी वही नेक्स्ट बात है कि रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी ड्रीम है और विदाउट अ डेडलाइन है, विदाउट अ टाइमलाइन है, तो फिर वो ड्रीम नहीं है ना, फिर वो विश है ना। काश जुड़ जाएगा उसके अंदर फिर, कि काश ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, किसी टाइम पर, किसी जमाने में ऐसा हो जाए, वो फिर विश लिस्ट है। तो इसलिए ड्रीम के साथ में जैसे ही टाइमलाइन आ जाती है, वो आपका गोल बन जाता है, तो उस तरह से उसको टाइम बाउंड बनाना है, ठीक है। तो गोल्स की का रूप देना है उनको। तो ड्रीम लिस्ट के बाद हम आएंगे नेम लिस्ट के ऊपर। कि नेम लिस्ट नेटवर्किंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी किस लिए है? क्योंकि दिस इज अ पीपल्स बिजनेस। हम यहाँ पर लोगों के साथ ही डील करने वाले हैं, मशीन के साथ नहीं डील कर रहे हैं यहाँ पर हम, राइट। दीवारों के साथ डील नहीं कर रहे हैं, किसी फर्नीचर के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों के साथ डील कर रहे हैं। अब लोगों के साथ डील करना है तो यू नीड पीपल, एंड यू नीड मोर पीपल, राइट। तो और वो किसी भी बिजनेस का एक थंब रूल है, मोर पीपल मोर मनी। और ये आप किसी भी, आप देख लो, सिनेमा हॉल अगर आपने खोला, यू नीड मोर पीपल मोर मनी। अगर सिनेमा हॉल खोल लिया, लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे सिनेमा हॉल चलेगा? रेस्टोरेंट, मोर पीपल मोर मनी, राइट। पेट्रोल पंप, मोर पीपल मोर मनी। कुछ भी धंधा आप चालू कर लो भाई, मोर पीपल मोर मनी। तो बिजनेस के अंदर अगर, और ये तो हमारा तो है ही पीपल्स बिजनेस, तो इसके अंदर लोग आएंगे कहाँ से? मैं किससे बात करूं, राइट। वो स्किल लेनी है, ठीक है, पूरा सीखना है, समझना है, पूरा स्किल के साथ बात करनी है। लेकिन ये पूरा स्किल सीखने के साथ बात करनी किसके साथ है? तो उसके लिए नेम लिस्ट होना चाहिए। नेम लिस्ट लिखने के तरीके हैं, जैसे 500 लोगों का नाम हम लिख नहीं गए, तो लोग कहते हैं 500 नाम कहाँ से आएंगे? अरे भाई, शादी होती है घर में, तो आप देख लो कितने कार्ड बांटते हो आपकी शादी में, या किसी भी शादी में गए होगे तो कितने लोग होते हैं, है ना। 500, 300, 500, 1000, ऐसे लोग होते हैं। तो लिखे जा सकते हैं नाम, राइट। तो उसका किसी को भी कंफ्यूजन है तो ये उसका फॉर्मूला दे रखा है कि फैमिली, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशन, कहाँ आपने पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज रहा, कहाँ कहाँ जॉब की, है ना, पड़ोसी कब कब कौन रहे, डॉक्टर्स लॉयर्स मतलब प्रोफेशनल्स हैं, या अनजान कोई भी कहीं मिल गया था लेकिन आपके पास नंबर सेव है, तो इस तरह से। और इनकी कैटेगरी
आपको कर देनी है। जब लिस्ट बनाएंगे तो उसको कैटेगराइज करना है, तो ये जो नाम लिखा है ये हॉट है, वार्म है या कोल्ड है। इसका मतलब क्या होता है? हॉट कैटेगरी वो होती है जो आपको बहुत प्यारे हैं इस दुनिया के अंदर। अगर ऐसा एक एग्जांपल कहते हैं, हम जब नेटवर्किंग मैंने शुरू की थी तो उस टाइम पर कोरोना आया नहीं था, लेकिन उस टाइम पर भी हम ये एग्जांपल देते थे कि समझो कभी ऐसी कोई महामारी आ गई, ठीक है, कि बिल्कुल पूरी दुनिया में महामारी फैल गई और ऐसा लग रहा है कि भाई सब ही मर जाएंगे, लेकिन कोई वैक्सीनेशन या कोई दवाई मिल गई आपको, और बड़ी लिमिटेड मिली क्योंकि बड़ी स्केर्सिटी है, और आपको ऐसी 10 या 20 टैबलेट ही मिली, और जो ये टैबलेट खा लेगा, या जो भी ये दवाई इंजेक्शन या कुछ भी ले लेगा वैक्सीनेशन, वो बच जाएगा, वो जिंदा बच जाएगा। तो आप नाम लिखो कि ये अगर आपके हाथ में 20 टैबलेट हैं या 20 वैक्सीनेशन है, तो आप इस दुनिया के अंदर सबसे पहले, या वो 20 लोग कौन होंगे जिनको दोगे, क्योंकि आपके पास हैं ही 20। राइट दोज नेम्स, वो होते हैं आपके हॉट। राइट, इतने क्लोज लोग जिनको आप कहते हो यार इनको तो बिल्कुल नहीं जाने देना है, इनको तो कैसे भी बचना ही चाहिए, सबसे पहले मैं इसको दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके, ऐसे करके वो 20 नाम या जितने भी नाम आप ऐसा लिख सकते हैं, वो लोग जिनको आप कैसे भी करके बचाएंगे ही। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन वाले। वॉर्म वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, वो आपको जानते हैं, और ठीक है, मतलब रिलेशन भी है, दुआ सलाम भी है, सब कुछ चीजें हैं, उस तरह से वॉर्म है, जानते हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है। कोल्ड वो लोग हैं जो नहीं जानते हैं, क्योंकि वॉर्म में तो एटलीस्ट ये है कि उसको आपका नाम पता है, कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, इतना भी मालूम है, तो बस पता है कि भाई ये हैं, तो भी वॉर्म है वो। लेकिन कोल्ड वो है जो पता ही नहीं है ना, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, या बिल्कुल दुआ सलाम भी नहीं है। आप मान लो कि अगर स्कूल में थे, क्लास में, तो कुछ आपके हॉट मतलब बहुत स्ट्रांग जिनके साथ रिलेशन था ऐसे दोस्त, कुछ वार्म जिनसे बस हेलो हाय थी, और कोल्ड मतलब क्लास में कई बच्चे ऐसे थे ना, उनका नाम भी नहीं पता, कभी हेलो हाय भी नहीं, तो कोई लेने देना नहीं हम कौन से है ना, या फिर दूसरे सेक्शन के जो बच्चे थे उसी, वो कोल्ड कैटेगरी में है, लेकिन कोई परिचय नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो ये कैटेगराइज कर देना है कि जितने भी आपने 500 नाम लिखे, उनके सामने इनको कैटेगरी में अलग अलग डाल देना है। उसके ऊपर कैसे कैसे वर्किंग करनी है, कैसे कॉलिंग करनी है, वो सब आपके अपलाइंस आपको सिखाएंगे। फिर रूल नंबर 2 है एडिंग 20% नेम पर मंथ इन द नेम लिस्ट। नेम लिस्ट एक बार बना दी तो ये आजीवन के लिए नहीं होगी कि चलो जी अब मेरी सारी उम्र कट जाएगी इसके अंदर, या मेरा बिजनेस इसके ऊपर हो ही जाएगा। हो सकता है हो जाए, ऐसा भी होता है किसी ने 100 नाम पर ही काम किया, अभी एक्टिविटी यू डोंट नो, उससे ही आपके काम आगे बढ़ गया, बिजनेस आगे बढ़ गया, आप बिजी हो गए। ठीक है। कई जगह ऐसा भी होता है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, 200 लोग, 400 लोग, आई डोंट नो कितना भी, लेकिन ये थंब रूल है कि जब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बिल्ड नहीं कर लेते, जब तक सक्सेस नहीं पा लेते, जो आपकी ड्रीम थी वो अचीव नहीं कर लेते, तब तक नेटवर्किंग के अंदर रहते हुए ये करना ही है कि यू हैव टू कीप ऑन एडिंग नेम्स। कितना? लिस्ट का 20%, एक महीने में जितनी भी आपके पास लिस्ट थी उसका 20% ऐड। अब वो ऐड कैसे करेंगे? जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके माध्यम से ही दूसरे नंबर ले सकते हैं। स्कूल के दोस्त से बात कर रहे हैं, कॉलेज के जिनसे अच्छा कनेक्ट था उनसे बात कर सकते हैं कि यार दूसरे, अरे यार और कौन कौन था, तुम्हें कौन याद है, अरे यार वो दोस्त याद है, अरे हाँ यार उससे बात नहीं, बोलती, तेरे पास नंबर है क्या, ले लिया, तो वहां से नंबर ले लेना। तो कहीं से भी नंबर जनरेट ऐसे ऐड ऑन करते चले जाना। रूल नंबर 3 इज शो एटलीस्ट मिनिमम प्लान्स या मीटिंग्स करें महीने के अंदर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, भले ही पार्ट टाइम है, तो भी आपको 30 मीटिंग्स का जरूर टारगेट लेना चाहिए एक महीने के अंदर। राइट, क्योंकि उसको शेड्यूल किया जा सकता है इस तरह से। एक महीने में 30 है, तो हो सकता है कोई कोई दिन ऐसा इस तरह से प्लान होगा कि नहीं आप मीटिंग कर पाए, किसी दिन बहुत लेट हो गए ऑफिस से, तो ठीक है, वीकेंड पे, सैटरडे संडे ऑफ है तो उस टाइम पे कर लिया, सिर्फ संडे की छुट्टी तो उसी दिन लाइन लगा दी पूरी, बैक टू बैक मेहनत करनी पड़े ना। तो उस तरह से कुछ भी मेहनत करके इतना तो होना ही चाहिए कि एक महीने के अंदर 30 मीटिंग्स होनी चाहिए। शो द प्लान, लोगों तक बात पहुंचानी, ये अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचानी। करेक्ट। अभी फेस्टिव सीजन है इस टाइम पर, तो फेस्टिव सीजन के अंदर क्या होता है कि हम खुशियां बांटने को बोलते हैं ना, त्योहार है तो भाई खुशियां बांटना, अच्छा किसी को गिफ्ट देना। तो इससे अच्छा गिफ्ट, इससे अच्छी खुशी और आप क्या बांट सकते हो किसी को, कि एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। देना इन द सेंस ऐसे नहीं कि तू ले ही ले भाई अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसका जिक्र करके, मिशन केमिकल फ्री की बात करके, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करके, अपना शेयर करके कि भाई मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मैं अपने जीवन में एक अच्छा काम कर रहा हूं। तो जो ये ढूंढना राइट प्रोस्पेक्ट कि लोगों तक बात पहुंचकर, अगर उसको समझ में आ गया
और उसने अगर समझ के इसको शुरू कर लिया, तो ये उसकी लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, ये कितना अच्छा आपने गिफ्ट दिया, कितनी एक अच्छी खुशी बांटी एक अपनी लाइफ के अंदर, है ना, दूसरे की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। तो इसलिए लोगों से मिलना, बात करना ट्रेनिंग के साथ, राइट, ऐसे ही मतलब कुछ भी अपने तुक्के नहीं मारने, प्रॉपर एक हर फील्ड के अंदर जैसे एक स्किल सेट होता है, चीजों को सीख कर समझ कर एग्जीक्यूट करना होता है, तो उस तरह से पुलिस में भी भर्ती हो जाएंगे तो सीधा ये नहीं कि हाँ जी पुलिस की नौकरी, आपने टेस्ट पास कर लिया, फिजिकल सब हो गया, अब सीधा आप ड्यूटी पे नहीं खड़ा कर देंगे आपको, पहले पुलिस ट्रेनिंग होगी, पूरा सिखाया जाएगा, है ना। फौज में भी जाएंगे तो सर पता तो है, अभी बस बॉर्डर पे जाना है, गोली चलानी है, दुश्मन को मार देना, ये बम है फेंक देना, मतलब ऐसा, ठीक है आपको आइडिया है मोटा मोटा, लेकिन नहीं भाई, पूरी ट्रेनिंग होगी, पूरी एसओपी, पूरा ट्रेनिंग होगा एक एक हर सिचुएशन के लिए, हर चीज के लिए, और कितने कितनी ड्रिल्स होंगी, तो जाके आपकी पोस्टिंग होगी बॉर्डर पर, ठीक है। तो वो स्किल सीखना ही पड़े, हर फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे इसमें सीख के फिर लोगों से जरूर बात करें, और महीने की 30 मीटिंग्स तो कम से कम, ये कम से कम है, ये तो जरूर करनी चाहिए, राइट। इसके बाद है एक्सटर्नल चेंज, डूज ऑफ द बिजनेस, लर्न टू शो द प्लान एज सुन एज पॉसिबल। भाई आपका बिजनेस है, आप सिर्फ प्लान दिखाना किस तरह से, ये स्किल अक्वायर करने में ही 1 साल लगा दोगे, तो भाई क्या करिएगा, मतलब कब कब कामयाब होगे। अब आप ही का बिजनेस है ना, अब अपना बिजनेस है, तो यहाँ पे कोई बॉस तो है नहीं, सिर पे डंडा तो है नहीं, एक अपलाइन है जो बस लगाओ आपके साथ, और आप भी बस कुछ भी करके टाले जा रहे हो, बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, कुछ भी करके भाई आप अपनी ग्रोथ को स्लो कर रहे हो ना। तो जल्दी से जल्दी पूरा स्किल्स को अक्वायर करके शो द प्लान, वो वाली चीज सीखना जल्दी से जल्दी, है ना, ये सारी ट्रेनिंग से ट्रेन करके उसकी प्रैक्टिस करके, और उसका जल्दी से जल्दी करना, है ना। रजिस्टर इनटू सिस्टम एंड गेट बुक्स, तो बुक्स वगैरह पढ़ना, जितने वीडियोस हैं वो देखना, और इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग ले लेना, ठीक है। और वो फिर प्रोस्पेक्टिंग का एक टूल जैसे अपना है, तो वो उसको समझ लेना, कैसे प्रोस्पेक्टिंग के टूल्स को यूज करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है ना, अकाउंटेबल कैसे रहना है, ये सब टेक्निकलिटीज हैं। आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो एक एक करके इन सब चीजों में, और कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद अपलाइंस एंड डाउनलाइंस, तो आप, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग पिलर है इस बिजनेस का, अगर पीपल टू पीपल बिजनेस है, और अगर कम्युनिकेशन ही वीक रहा, तो भी तय है कि भाई सक्सेस मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो अपलाइंस के लिए क्या है कि डाउनलाइंस के टच में रहना, बात करते रहना, उनसे समझते समझाते रहना, ये बिल्कुल कम्युनिकेशन टाइट रहना चाहिए। और डाउनलाइंस के लिए भी कि भाई तुम भी अपने अपलाइन के पीछे पड़े रहो, जान खा जाओ उसकी, है ना, अरे सर मेरे को सक्सेसफुल होना है, आप कहाँ पर हो यार, मेरे को ये बताओ, ये बताओ, ये करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ, तो मतलब काम के लिए लग जाओ पीछे, मतलब बिल्कुल एकदम। तो ये दोनों के लिए है, अपलाइन भी डंडा लेके पीछे पड़ जाए कि तू कैसे नहीं कामयाब होगा, कैसे नहीं तेरा चेक साइज बढ़ेगा, मैं देखता हूँ। अगर तूने हाँ भरी है कि सर मेरे को बिजनेस करना है, इसमें इतना पोटेंशियल है, एंड आई एम हेयर, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अपना पैसा दे के प्रोडक्ट ले लिया है, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिस्टम में बैठा हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, तो जब भाई तूने ये सब बोला था, तू तैयार है, तो अब तो तेरे को पैसे कमाने ही पड़ेंगे, अब मैं तेरे को सिखाता हूँ, लग लग जाता हूँ तेरे साथ। तो ये बोथ वेज है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, टाइट कम्युनिकेशन में इसको बोलता हूँ, दिन में कम से कम 3 बार तो जरूर बात करो अपलाइन के साथ, ठीक है। चाहे कुछ काम नहीं है तो भी बस हेलो हाय बाय करके रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन दिन में 3 बार फोन जरूर कर लो, 3 बार बात करो। काम करने वाले आदमी होंगे ना, तो कोई ना कोई काम की बात निकल ही जाएगी, अरे ये प्लान हुआ था, इसका डिस्कस करना था, ये करना था, वो करना था, ये कैसे करूँ, राइट। लेकिन कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। अटेंड सिस्टम, एसोसिएशन में रहें, अप्लायंस के टच में रहें, अपनी टीम के टच में रहें, सभी मीटिंग्स वगैरह, ठीक है, इवेंट वो अटेंड करें। और लास्ट जो मैंने लिखा है, 20 DRs इन 100 डेज, डायरेक्ट रेफरल्स, है ना, जिसको आपने साइन अप किया, जिसने आपने अपना डायरेक्ट किसी को साइन अप किया, ऐसे एक नंबर्स आपको दे रहा हूँ। अगर कामयाब होना है, कोई लोग बोलते हैं सर सक्सेस फॉर्मूला क्या है, क्या करूं कि पक्का हो जाए मैं इस बिजनेस में कामयाब हो ही जाऊंगा, 100 डेज के अंदर 20 लोगों को साइन अप करना, 20 साइन अप्स इन 100 डेज, ये बहुत इजी टारगेट है। 100 डेज के अंदर 20 DR कर देना बहुत इजी टारगेट है। अगर इतना ये भी नहीं किया, तो बड़ा सीरियसली चेक करने की जरूरत है भाई क्या कर रहे हो, राइट। और ये भी तय है कि 100 डेज के अंदर 20 DR कर लिए, मतलब सोचो 20 लोग आपके साइन अप हो गए, गारंटेड है कि आपका बिजनेस उठेगा ही उठेगा। अगर आप सारी चीजें सही, एज पर ट्रेनिंग, एज पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं, सारे बेसिक्स को फॉलो करते हुए, वेलकम में जो बताया जा रहा है उसको 100% फॉलो करते हुए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं,
20 DRs अगर आपने 100 डेज के अंदर कर दिए, गारंटेड आपका बिजनेस उठेगा ही उठेगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। डोंट्स ऑफ द बिजनेस, नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो जो आपके वर्किंग अपलाइन हैं, जो आपके साथ लगे हुए हैं, तो इसको मैं बोलता हूं कर करके नहीं बताना कि जी मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कर करके नहीं बताना, पूछ पूछ के करना है, डिस्कस कर करके करना है। कुछ भी करना, आप नए हो ना बिजनेस में, आपका अपलाइन आपसे जो 4 कदम आगे चल रहा है, चाहे आपसे 1 महीना पहले साइन अप हुआ, लेकिन वो आपसे आगे चल रहा है, वो आपसे पहले सीख रहा है। ठीक है। तो जो भी आपका अपलाइन है वो भी अगर मेहनत से शिद्दत से लगा हुआ अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो इसलिए लिखा है ग्रोइंग, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो जो भी आपका वर्किंग अपलाइन है, जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, उससे पूछ पूछ के डिस्कस कर करके करना है, बजाय कि इसके कि आप कुछ भी कर दे रहे हो, अपना दिमाग बुद्धि लगा के कुछ भी कर दे रहे हो और फिर उसको बता रहे हो कि मैंने ऐसा कर दिया। ये सही तरीका नहीं है। ठीक है। बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपके माइंड में जो भी आ रहा है ना भाई, ये सब कुछ हो चुका, आपके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, ये बहुत कुछ ट्राई कर चुके, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर चुके, और वो जनरेशन से जो क्रक्स निकल कर आ रहा है, वो जितना टाइम एनर्जी नुकसान करके वो चीज सीख चुके, वो सीधा आपको क्रक्स बता सकते हैं कि नहीं भाई ये मत करना, रहने दो। राइट। तो बजाय कि आप उसमें अपना टाइम एनर्जी नुकसान करने के बाद ये सीखो, तो इसमें कोई फन नहीं है। तो बेटर है बात कर करके आगे बढ़ना। ठीक है। नेवर एवर डिस्कस नेगेटिव विद डाउनलाइन, यानी कि कुछ भी नेगेटिव बात है उसको डाउनलाइन में पास नहीं करना है, क्रॉस में पास नहीं करना है। ये थंब रूल है नेटवर्किंग का। राइट। और ये कहीं ना कहीं घर में भी होता ही है, बच्चे भी तो डाउनलाइन ही होते हैं ना, तो कोई भी माँ बाप कितनी भी तकलीफ में होगा, उसके साथ कुछ भी हो रहा होगा, वो बच्चों तक नहीं बताता है, कह रहे बेटा ऐसा कुछ, वो कहते नहीं बेटा सब ठीक है, वो उनका हौसला अफजाई रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, लेकिन उनको पता है देखो ये बच्चे हैं, ये टैकल नहीं कर सकते हैं, जो भी चीजें टैकल करने की है वो बड़ों की ही हैं, तो वो ही करेंगे। इनको नेगेटिव पास कर देने से होने वाला क्या है, पर्पस क्या है। राइट। तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा इनकी ग्रोथ हैम्पर करेगी। वो ग्रोइंग माइंड है, कुछ गलत इंप्रेशन पड़ गया तो पूरी लाइफ के लिए रहेगा उनका। ठीक है। तो उनकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसी तरह से नेटवर्किंग के अंदर कुछ भी नेगेटिव, जस्ट चेक कि जो भी मैं बात करने जा रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव है तो जरूर करो, किसी से भी करो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो डाउन लाइन को या क्रॉस लाइन में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी होती। ठीक है। कार्डिनल रूल क्या था? नेवर एवर मेस विद एनीबडीज ईगो, मनी एंड फैमिली। यानी कि टीम के अंदर अप में डाउन में कहीं भी ना किसी की ईगो के साथ मैस करना है। ठीक है। ना किसी दूसरे के पैसे के साथ कुछ भी, मतलब अकाउंटेबल रहना है। ठीक है। गलत किसी के दूसरे पैसे के साथ नहीं करना है, या फैमिली के बारे में कुछ गलत या कुछ भी ऐसा बिना सोचे समझे नहीं बोल देना है। तो ये वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये कार्डिनल रूल्स है। ठीक है। एंड डोंट मिस रिप्रेजेंट द कंपनी, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल दो। राइट। कंपनी ने लिटरेचर में जो लिख के दे रखा है, जो अपनी ट्रेनिंग में बता रखा है, जो कुछ बॉक्स पे डिफाइंड है, जो भी D9 एक्सप्रेस के अंदर डिफाइंड है, उन उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी अगर किसी को इसका जिक्र करना है प्रोडक्ट का तो करना है, लेकिन कंपनी को कुछ भी अपने तरीके से मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है। राइट। अब ये लास्ट वाले को तो मेरे को एक बार को स्लाइड चलानी पड़ेगी। लेट अस टेक अ चांस। हम्म टर्म्स ऑफ बिजनेस, लास्ट स्लाइड में मुझे इसके जरूरत पड़ेगी। ओह। कोई बात नहीं। चलो अभी मैं स्टॉप शेयर करके सीधा आपसे बिना स्लाइड के ही बात करता हूं। राइट। क्लियरली विजिबल? यस सर। जो भी मैं स्लाइड पे दिखाने वाला था, अब आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। राइट। जस्ट इमेजिन एक फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल के मैदान के अंदर दो टीमें हैं आमने सामने। अब जो मुकाबला कर रही हैं और खेल रही हैं, अब जो खिलाड़ी हैं, आप क्या समझते हैं जो खिलाड़ी बना है, जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई आदमी आया है, तो उसका जीवन कितनी कड़ी तपस्या रहा होगा, है ना।
और कितना वो पैशनेट रहा होगा इस खेल के लिए, जिसकी वजह से आज वो इस लेवल पर पहुंचा है ना। कोई आदमी ये एक खेल के लिए पैशनेट ही नहीं है तो मतलब एक विराट विराट थोड़ी बन सकता है, अगर वो क्रिकेट के लिए पैशनेट नहीं है तो। इसी तरह से फुटबॉल के मैदान में इंटरनेशनल लेवल पर एक आदमी आया है, तो क्योंकि वो इतना पैशनेट है इसलिए वो वहां तक पहुंचा है, राइट। अब ये जितने दोनों तरफ के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के लिए इतने पैशनेट हैं और वो खेल रहे हैं और अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा 100% जान झोंक रखी है, कुछ भी करके जीतना है भाई 100%। ठीक है। अब ये हो रहा है इन खिलाड़ियों, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। ये इस उनके पास अपने रीजंस हैं। लेकिन अब समझ लेते हैं इस मैदान में इनके अलावा और कौन है। पूरा सराउंडिंग में स्टेडियम के अंदर बैठी है जनता, ऑडियंस, राइट, दर्शक आए हुए हैं खचाखच, मतलब हजारों की तादाद में है ना। कुछ कुछ स्टेडियम्स की तो कैपेसिटी भी लाखों में है। अब हजारों लाखों लोग वहां पर बैठे हैं, वो वहां पर स्टेडियम में क्यों आए हैं? अरे भाई इतना लाइन में लग के धक्के खाते हुए इतने भीड़ के अंदर पहुंचना आसान नहीं है ना। टिकट खरीदी है, पैसा खर्च किया है, अपना टाइम निकाला है, कोई ऑफिस से छुट्टी या कुछ भी करके कैसे भी करके पहुंचे हैं मैच देखने के लिए। इसका मतलब वो लोग भी फुटबॉल के लिए बहुत पैशनेट है। और आपने देखा है मतलब कितना पैशनेट होते हैं कि दो टीमों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, राइट। सपोर्टर्स आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, वो कह रहे हैं मेरी टीम जीतेगी, अरे कैसे जीतेगी, मेरी टीम जीतेगी, और ऐसे करके आपस में लड़ाइयां हो जाती है, सिर फोड़ देते हैं एक दूसरे के, करेक्ट। तो यानी कि वो भी बहुत पैशनेट हैं इस खेल के लिए, अपनी टीम के लिए, फुटबॉल के लिए। ठीक है, इसीलिए वहां पर वो हैं। अब इधर से वो भी इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो जो खेल रहे हैं वो भी अपने खेल को एंजॉय कर रहे हैं, पूरा पैशनेटली खेल रहे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर पैसे कौन कमा रहा है, दर्शक या खिलाड़ी? जाहिर सी बात है जो खेल रहा है पैसे वो कमा रहा है। आप कभी गूगल चेक करना कि ये जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं इनकी कितनी इनकम होती है, कितना पैसा कमाते हैं ये लोग, कितना पैसा कमाते हैं, करोड़ों में, मतलब आप डॉलर्स में या बाहर की जो यूरोज के अंदर आप देखेंगे तो मतलब इतना ह्यूज अमाउंट ये लोग कमाते हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ साल ये इतनी मेहनत करते हैं, छोटी उम्र से शुरू हो जाते हैं तो मे बी 10 साल 15 साल तो लाइफ के ऐसे रगड़ देते हैं कि बिल्कुल मतलब तपस्या है इनका जीवन, राइट। सुबह जल्दी उठ के आप किसी भी एक एथलीट की आप स्टोरी सुनो जो लोग बड़े लेवल पे पहुंचे, किस तरह से उनकी तपस्या रही, कितना उन्होंने मेहनत की, वो कितना पैशनेट रहे उस खेल के लिए, और तब वो वहां तक पहुंचे। लेकिन ऐसा करने की वजह से वो पैसे बहुत कमा रहे हैं, राइट। लेकिन जो दर्शक हैं वो पैसे नहीं कमा रहे, वो भी पैशनेट हैं, वो भी वहीं पर हैं, जितना टाइम मैच चल रहा है दोनों है, वो खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं। दर्शक तो उल्टा पैसे खर्च करके आया है, वो अपना कमाई का साधन छोड़ के आया है, राइट। बिजनेस कर रहा था या जॉब कर रहा था, जो भी कर रहा था वो तो छोड़ के आया है। तो पैसा ये नहीं कमा रहा। पैसा कौन कमा रहा है? जो मैदान में है और जो खेल रहा है, करेक्ट। अब इसको किस तरह से रिलेट करना है कि आप लोग जो इस बिजनेस में हैं, जैसे अभी इसी जूम मीटिंग के अंदर कितने सारे लोग हैं, इसी के अंदर या कंपनी के साथ एसोसिएटेड कितने सारे लोग हैं, पैन इंडिया कितने सारे लोग हैं, हजारों में है। लेकिन ये इतने सारे लोगों के अंदर क्या सब के सब खिलाड़ी हैं? नहीं, कैटेगरी है इसके अंदर भी। इसके अंदर भी कुछ खिलाड़ी हैं और कुछ दर्शक हैं। यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक। आप क्या हैं? आप क्या सिर्फ खिलाड़ी की तरह बैठकर देख रहे हैं दूसरों को खेलते हुए कि ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं, मेरा अपलाइन कैसा बिजनेस कर रहा है, ये मेरा डाउनलाइन जो मैंने अभी जोड़ा है मैं देखता हूं ये कैसा बिजनेस करेगा, मुझे उम्मीद तो बहुत है ना। या फिर पहले मेरा अपलाइन ही कर ले, पहले मैं इसी का खेल देख लेता हूं, मैं दर्शक बन जाता हूं, मैं बैठ के देखता हूं कि भाई साहब इसको खेल लेने देते हैं, इसको तो कमा लेने देते हैं पैसे, ये जो फाइनेंशियल वाइनेंशियल बता रहे हैं ना, ये कुछ स्टेप्स में ये करोड़पति बन जाए, फिर मैं देखता हूं मैदान में उतरना है नहीं उतरना। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, दर्शक मैं भी हूं, मैं भी बैठा हूं, मैं पूरे हर सिस्टम के अंदर हूं, हर मीटिंग के अंदर हूं, हर इवेंट के अंदर हूं, डागर जी की ट्रेनिंग के अंदर हूं। अच्छा मुझे भी लग रहा है, ऐसा नहीं है ये खराब लोग नहीं है, लोग अच्छे हैं, मिशन अच्छा है, मुझे भी आईडी लगा के अच्छा लग रहा है, मैं भी इसका पार्ट हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ तो थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन सिर्फ दर्शक हैं। जस्ट चेक, आप सिर्फ दर्शक की तरह देख रहे हैं बाहर से दूसरों को खेलते हुए, या आप खिलाड़ी की तरफ पूरी ताकत लगा के मैदान के अंदर उतर के
और चाहे आपके घुटने छिल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने देखा है क्रिकेट के अंदर या कुछ भी अंदर, फुटबॉल के अंदर, ऐसे रगड़ रहा आदमी, गिर रहा है, चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, मतलब कई बार सीरियस इंजरी हो जाती है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। वो कह रहे हैं कि भाई साहब बस खेलना है, मुझे अपने आप को झोंक देना है उसके अंदर। उस लेवल पे अगर वो खेल रहा है, वो मैदान में है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो दर्शक नहीं है, वो सिर्फ देख के सिर्फ ताली नहीं बजा रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, मैदान में है। तो नीड टू चेक कि आप क्या हैं, दर्शक या खिलाड़ी, या आप क्या बनना चाहते हैं। इसका भी तो गोल हो सकता है ना, मैं एक बहुत अच्छा दर्शक बनना चाहता हूँ, एक डिसिप्लिन्ड दर्शक। कोई भी अच्छा करेगा मैं पूरी क्लैपिंग करूंगा, पूरा इंजॉय करूंगा, उसकी पार्टी में भी इंजॉय करूंगा, उसकी सेलिब्रेशन में साथ रहूंगा, एक बहुत अच्छा दर्शक रहूंगा। ये आपका गोल है? या एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना आपका गोल है कि भाई यहां पर कोचिंग भी मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग वो कमाल का प्लेटफॉर्म है, इतने से पैसे देकर, जिसके सामने सामान भी मिल गया लेकिन अपलाइन फ्री में मिल गया। मजे की बात, इतने से पैसे देकर, इतने से मैं किस लिए बोल रहा हूँ, कोई भी धंधा शुरू करने के लिए इतने 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 पैसे चाहिए होते हैं। इतने से पैसे देके एक इतने बड़े पोटेंशियल का धंधा भी मिला, अपॉर्चुनिटी भी मिली, प्रोडक्ट भी मिला, और ट्रेनिंग फ्री मिल रही है, और अपलाइन मिल गया, राइट। जो दिन रात आपके साथ लगने के लिए तैयार है, आपकी मेहनत करवाने के लिए तैयार है, जो आपके साथ लग के आपको कामयाब करने के लिए तैयार है। ये सब होने के बावजूद भी आप खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं, राइट। आप अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं या नहीं, जस्ट नीड टू चेक दैट। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आज का दिन जब खत्म हुआ तो एक खिलाड़ी की तरह हुआ या सिर्फ एक दर्शक की तरह हुआ। ये आपका अपना बिजनेस है भाई, दिस इज योर ओन बिजनेस। पूरा दिन अगर आपने, समझ लो, अपलाइन से बात नहीं की तो किसका नुकसान किया? आपने अपना नुकसान किया। अपलाइन अगर कह रहा है कि भाई सिस्टम अटेंड करना है, अगर आपने नहीं किया, किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। आपका बिजनेस था, आपको सीखना था उसके अंदर। आपको आज, जैसे अगर जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मालूम पड़ रहा है कि यार हमने ये इतनी सारी चीजें देखी, वेलकम के अंदर ये पॉइंट्स हैं, ये जरूरी हैं, ये बेसिक्स हैं, ये इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% कामयाब हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ा तो आपको लगता नहीं है टीम वाले को भी होना चाहिए था, है ना, मेरे साथी को भी होना चाहिए था, क्योंकि वो भी सीखता, इंप्लीमेंट करना, तो कैसे नहीं कामयाब होगा। तो वो भी आपके साथ अपलाइन इसलिए लगा हुआ है कि यार आप सीखो। लेकिन आपने अपलाइन की बात सुन रहे हैं कि नहीं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं है? वो सिस्टम काउंट पूछ रहा है, तो भाई सिस्टम खत्म होने के बाद पहले, सिस्टम से पहले अपना काउंट दे रहे हैं कि नहीं, कि मेरी टीम में इतने लोग होंगे, मैं होऊंगा और मेरे साथ इतने लोग और होंगे, अपना काउंट दे रहे हैं कि नहीं? सिस्टम खत्म होने के बाद काउंट दे रहे हैं कि नहीं? उसके लिए कितना सीरियस हैं आप, राइट। इन सब चीजों के मायने हैं। कुछ भी, कई चीजें ऐसी लग सकती हैं आज समझ में आए, कुछ हो सकती है आज समझ में नहीं आ रही, क्यों नंबर लेना है, इससे क्या होगा? मायने हैं, हर चीज का रीजन है, बहुत गहरा रीजन है, राइट। तो इसलिए वो काउंट दे रहे हैं कि नहीं। जो लोग, अपना कोई क्लिक है इस वाले सिस्टम से, इस पर्टिकुलर हर सिस्टम से कोई ना कोई ऐसा क्लिक मिलेगा, राइट। कोई तो लर्निंग ऐसी मिलेगी जो आपको हिट करेगी, नहीं यार ये बात बिल्कुल मेरे को समझ में आई, यार ये तो होनी ही चाहिए, है ना, अपील करेगी ऐसी। तो वो वाली बात को लिख के अपना कोई एक जगह, जहां पर जितने सारे क्लिक हैं उनको रोज सुबह एक बार अगर पढ़ लिया, तो उससे ही ग्रोथ होने वाली है। जो चीज आपको क्लिक करी, अगर आपने वो भी इंप्लीमेंट नहीं की, तो फिर कैसे बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो मेरे यही आपसे निवेदन है, यही मैं आपसे कह सकता हूं, बीइंग अ ग्रैंड अपलाइन, बीइंग योर बिग ब्रदर, बीइंग अ वेल विशर, कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो फॉलो 100%, और एक खिलाड़ी की तरह इस बिजनेस के मैदान में उतरें और परफॉर्म करें। परफॉर्म करेंगे तो ही कामयाब होंगे, और जिस दिन कामयाब होंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार कितना सही किया, जो जो बताया गया था उसकी वजह से ये करते करते, थोड़ा थोड़ा करते करते आज कामयाब हो गए, और वो ड्रीम्स पूरी हुई, राइट। तो इन्हीं विचारों के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन ये याद दिलाते हुए, सिस्टम खत्म होते ही सबसे पहले अपना जो क्लिक आपको मिला, जो आपकी लर्निंग, पूरे इसकी समरी नहीं बतानी है अपने अपलाइन को, है ना, इसका पूरा ऐसे बना के नहीं देना, कोई भी एक या दो बस, कि सिर्फ एक या दो जो मेन आपको अपील किया, वो क्लिक अपने 108 ग्रुप के ऊपर या पर्सनल मैसेज के ऊपर अपने अपलाइन को बताएं, ये मेरा क्लिक रहा, ये मेरा सिस्टम काउंट रहा,
राइट। आज सैटरडे नाइट है तो बैठ के असेसमेंट करें। रात को भी कौन कॉल कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ, टीम के साथ, है ना, जूम कॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। कमर तोड़ मेहनत यही है, इतनी देर से बैठे हैं, कमर दुख रही है, इसके बाद फिर से बैठना है, यही कमर तोड़ मेहनत है, राइट। ये ऐसी नहीं बना है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। तो यूज दिस सैटरडे नाइट, एवरी सैटरडे नाइट असेसमेंट ऑफ दिस वीक, कि भाई क्या हुआ वीक के अंदर, क्या अच्छा किया, उसको कैसे और बढ़ाना है, क्या खराबी हो गई, क्या गलती हो गई, उसको कैसे सुधारना है, अगले वीक का क्या गोल है, ये क्या सारा, मतलब ये अपना काम, आपका बिजनेस है, राइट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। टाइमिंग को लेके कुछ बात करनी है क्या सर नेक्स्ट? नेक्स्ट सिर्फ ये सबको मैसेज है कि अगली Recording बार से stopped. 8:40 पर मीटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि 15 मिनट पहले। आज की डेट में आप मैसेज में क्या लिखते हैं, 8:55 पर मीटिंग स्टार्ट होगी, लोग लॉग इन करना शुरू करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से 8:40 पर लॉग इन करना स्टार्ट कर दें, मतलब लॉग इन करके 5 मिनट के अंदर सबको लॉग इन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो